गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। और एक बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो आप सभी के लिए है कि स्टडी कैसे चल रही है। कुछ के लिए तो आसान होगा आंसर देना, जो पढ़ाई कर रहे होंगे कि हाँ सही चल रही है, बट जो नहीं कर रहे होंगे उनके लिए टफ हो जाता है इस क्वेश्चन का रिप्लाई देना भी, है ना। लेकिन इसको ईजी बनाए रखें इस रिप्लाई को भी कि सभी की पढ़ाई क्या है, एक कंटिन्यूटी के साथ चलनी चाहिए। 2 दिन पढ़ के 4 दिन ब्रेक दे देना वो सही नहीं है। ओके, चलिए। तो कुछ करंट अफेयर्स का भी यही रोल है। करंट अफेयर्स का क्या मतलब होता है? एवरी डे पढ़ना। आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस सेक्शन का। करीब करीब इससे 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं और 40 में आपका टारगेट होना चाहिए 38 क्वेश्चन। अगर आपने 38 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर लिया है मतलब आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 35 भी क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो उसमें इफ़ और बट की संभावनाएं जो हैं वो रहती है। ओके, तो ये कोशिश कीजिएगा कि 38 क्वेश्चंस अराउंड आप कर लें। 40 से 40 कर लें तो बहुत बढ़िया, फिर उसका तो कहना ही क्या है। तो ये आपकी टारगेट होनी चाहिए। मैं आप लोगों का आज से करंट अफेयर्स का सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ और ये क्लास जो है आपकी मॉर्निंग में एवरी डे 6:30 में लाइव क्लासेस होंगी। ओके, जो आपकी मंडे से स्टार्ट होगी, लाइव क्लासेस होंगी और ये मंडे से स्टार्ट होगी। फाइन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें आप पहले ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? G20 फ्रेमवर्क की वर्किंग ग्रुप है ना, ये है। ओके, G20 फ्रेम ये वर्किंग ग्रुप यानी FWG। ओके, फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप FWG। कि अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये दूसरी बैठक है, इसका मतलब इसकी पहली बैठक भी हुई होगी और डेफिनेटली हुई है तभी दूसरी बैठक आई है। तो हम लोग को देखना क्या है, पहली बैठक कहाँ हुई है और सबसे पहला वर्ड ये G20। आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं इस क्लास में, न्यू कमर स्टूडेंट होंगे, है ना। तो स्पेशली उनके लिए जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको तो चलो इसकी नॉलेज है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या है G20 समझने की कोशिश नहीं करते, रट्टा मार लेते हैं। तो रट्टा मारने की जगह, क्योंकि ये करंट के कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो आपको कि अगर आप एक बार कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं समझा है और रट्टा मार करेंगे तो हर बार ये नया ही लगेगा और टफ लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। G20 क्या है? ये क्या? G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। ओके, ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1999 में। ओके, अब इसमें ये ध्यान देना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका अपना कोई भी, ना तो इसका मुख्यालय है और ना इसका सचिवालय है। ओके, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज ये ध्यान देनी है, ये तो इसके स्थापना का वर्ष हो गया, 99 में स्थापित हुआ था। इसमें कितने देश होते हैं? अब ग्रुप ऑफ 20 का मतलब ही होता है कि इसमें 20 देश होते हैं, है ना। 19 कंट्रीज प्लस EU, यूरोपियन यूनियन। ओके, ये इसमें शामिल है, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। अब जब मैंने आपसे कहा कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है, सचिवालय नहीं है, तो फिर इसकी अध्यक्षता करता कौन है? तो इसकी अध्यक्षता के लिए जो आपकी ये 19 कंट्रीज हैं, 19 देश हैं, सपोज जिस जगह ये आयोजित की जाती है वहाँ के
कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। तो इस बार ये भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। भारत इसका अध्यक्षता कब से कर रहा है? तो ये 1 दिसंबर भारत इसकी अध्यक्षता मैंने आप लोगों को बताया क्लास में कि थोड़ी कुछ बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आया है, तो ये अभी तक फाइंड आउट नहीं हो पाया, ठीक है, कि क्या है, क्यों इस तरह से हो रहा है, लेकिन ये 1-2 दिनों में सही हो जाएगा। ओके, इसलिए अगर कुछ लिख रही हूँ और उसे अगर मिटाने की कोशिश करती हूँ तो एक साथ सारे पॉइंट्स हट जाते हैं। फिर भी चलिए कोई नहीं, मैं फिर से लिख दे रही हूँ। अब G20 क्या है? तो G20 इसमें 1999 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 19 कंट्रीज प्लस 1 यूई जो आपका है यूरोपियन यूनियन, उसके वो शामिल होता है। इसकी अध्यक्षता भारत कब से कर रहा है? भारत कब से कर रहा है? इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो कब से कर 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर तक इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है, भारत। अब अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की जाएगी। ओके, आखिर इस ग्रुप जो 20 है इसमें होता क्या है, क्या होता है ये? तो ये आपके जितने भी देश हैं वहाँ के वित्त मंत्री प्लस सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, वित्त मंत्री प्लस सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो है वो इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ पर ये तो चलिए हो गया कि हाँ भारत इस, तो यहाँ पर इसके जितने भी होंगे इसकी क्या भूमिका क्या है, इसके क्या कार्य हैं, सब देश शामिल हो गए हैं, सभी देश शामिल होकर के कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे ना। इनका क्या, क्यों इन्होंने सब एक ग्रुप क्यों बना लिए, क्या करना है इन्हें? तो इन्हें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी आर्थिक सहयोग होता है वो इसके द्वारा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विकसित और विकासशील देशों का एक समूह, ओके, विकसित यानी डेवलप्ड प्लस डेवलपिंग कंट्रीज दोनों है इसमें। तो ये लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक स्तर पर जो आर्थिक सहयोग होता है उसमें लोग सहायता करते हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे कोई आपात संकट आ गया या मानव तस्करी हो गई, तो इन सबों में इनकी क्या होती है, भूमिका होती है, इस पे लोग चर्चा करते हैं एक ग्रुप बना करके। जैसे सपोज बहुत आसान है, G20 क्या है, तो कुछ आप बहुत आसान भाषा में बोले इसे, तो कुछ बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, मिल जाते हैं और मिल करके कहीं लगता है कि आर्थिक रूप से हम उनको मदद पहुंचानी चाहिए, तो इनका रोल वहां पर है, उनकी ये भूमिका है। अब जो इसकी अध्यक्षता करेगा, मतलब इन 1 सालों में, दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर तक है, पूरे 1 साल का। अब इन 1 सालों में ग्रुप, जैसे ये वर्किंग ग्रुप की जो बैठक हो रही है वो कहाँ हो रही है, दूसरी बैठक जो है ये कहाँ हो रही है, तो ये आपकी चेन्नई में हो रही है। ओके, दूसरी बैठक, इसका मतलब इससे पहले पहली बैठक हो चुकी है, तो ये जो आपकी दूसरी, यहाँ पे दूसरी है। और अगर हम पहली की बात करते हैं तो ये आपकी कहाँ हुई है, पहली बैठक आपकी हुई है बेंगलुरु में। ओके, पहली बैठक कहाँ है, बेंगलुरु में की गई है। बेंगलुरु में की गई है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये हो गया, क्वेश्चंस दोनों आ सकते हैं। कभी कभी ये होता है, हम लोग जनरली क्या होता है जो रिसेंट में रहता है वो करके चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। इन 1 सालों में, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता 1 साल तक करेगा, इस 1 साल में कहाँ कहाँ कौन कौन से बैठक हो रही है, उन सबों में एक चीज आपको जो है बिल्कुल रटना नहीं, एक बार समझ जाएंगे कि कहीं भी कुछ होगा अध्यक्षता कौन करेंगे, तो उसके इन G20 का कौन है, मोदी जी हैं, ठीक है, अध्यक्षता यही करेंगे इन 1 सालों का। अब चेन्नई में बैठक हुई है, तो वहां पर इसका एक्चुअली क्या है ना, ये 2 ट्रैक में चलता है, 2 ट्रैक में, एक में शेरपा सब होते हैं और एक में क्या होता है, दूसरे जो ट्रैक है उसमें वित्त मंत्री जितने भी हैं जो सदस्य देश इसके हैं, तो उन सदस्य देशों के वित्त मंत्री प्लस सेंट्रल बैंक के गवर्नर, एक ट्रैक में ये दोनों शामिल हैं और दूसरे ट्रैक में शेरपा है। तो इन दोनों का क्या होता है, ये 2 ट्रैक पैरेलली मतलब चलते हैं। पहले लोगों ने कुछ बना दिया प्रपोजल वगैरह, उसके बाद शेरपा की भूमिका आती है। तो खैर उसमें इतना डीपली हमें नहीं जानना है, हमें बस इतना समझना है। और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, मे भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है थोड़ा सा, क्योंकि करंट डायरेक्ट नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है मतलब थोड़ी भूमिका इसकी कम होते जा रही है, थोड़ा घुमा देता है। जैसे आपने देखा होगा बिहार PCS के करंट को, है ना, थोड़ा सा डीपली अंदर जाकर के पूछता है। इसमें क्या होती है, ट्राइका होती है, ठीक है, ट्राइका होती है, उसमें क्या करना आता है, ये ट्राइका, ये क्या है, ये क्या है, ट्राइका, ये क्या है, ये
ट्रोइका जो है ये क्या है, इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि इसकी क्या होती है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई सेक्रेटरीट नहीं है इसका। तो जब इसकी अध्यक्षता कर जहाँ होती है तो उसमें जो जहाँ लास्ट ईयर हो चुका है, सपोज 2020 में जहाँ पर इसकी अध्यक्षता हो चुकी है, ठीक है, इसकी बैठक हो चुकी है, 23 वर्तमान में और जो होने वाली है, इन तीनों को क्या होता है, इन लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं, ये ट्रोइका जरूर यहाँ पर होते हैं। ओके, इनकी थोड़ी एक अहम भूमिका होती है। तो इसमें कहाँ, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ट्रोइका क्या है, ओके, या इसमें निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है, ट्रोइका कौन कौन शामिल है इस वर्ड को। तो इसमें आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। ये हो गया आपका इंडोनेशिया, ओके, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या हुआ था, ये 2020 में यहाँ पे हुआ था, मतलब पिछली बैठक, वर्तमान की बैठक और प्लस नेक्स्ट ईयर की बैठक जो आगामी बैठक होगी वो, ये इंडिया, ओके, और ये ब्राजील। ब्राजील अब यहाँ पर ये 2022 में बहुत आसानी से याद रह जाएगा, 2022 की बैठक ये है ब्राजील की, ये, और इंडिया में। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, ट्रोइका क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। सपोज इसमें पूछ लेगा कि कौन कौन शामिल है, क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है कि कौन कौन से कंट्री इसमें शामिल है। तो इंडोनेशिया है, इंडिया है, ब्राजील है। इंडोनेशिया में 2022 में हुई थी, लास्ट ईयर हुई है। इंडिया में इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है और ब्राजील 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा, यानी नेक्स्ट ईयर। तो इसके साथ ये भी हो गया कि नेक्स्ट ईयर G20 की बैठक कहाँ होगी या इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो ब्राजील कर रहा है, ओके। और अब दूसरी यहाँ पे पूछा गया है कि दूसरी बैठक कहाँ है, तो इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी, दूसरी आपकी चेन्नई में हो रही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 का किसे प्रदान किया गया है, वन्य जीव संरक्षण, जस्ट अ मिनट, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 का। अब आपको यहाँ एक वर्ड मिल रहा है, ये किसे दिया गया है, आलिया मीर, सायरा, किरण बेदी, सवाना आजमी। इसको दिया गया है आलिया मीर को। अब इसमें दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन बन सकता है, इसमें मैं 2-3 चीजें बता दे रही हूँ। ये आलिया मीर कहाँ की है, J&K की रहने वाली है, ओके। जम्मू कश्मीर की ये पहली महिला है जिनको वन्य जीव संरक्षण, संरक्षण का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये वन्य के जो जीव है उनको, उनके संरक्षण के लिए इनको दिया गया है, स्पेशली बर्ड्स के लिए या आपके सरीसृप जो रेप्टाइल्स हैं उनके बचाव के लिए इनको दिया गया है। और इसके साथ साथ एक मुख्य जो चीज है वो है सांपों के क्षेत्र में उनके हित के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए हैं। स्पेशलाइजेशन अगर दी जाए तो सांपों के, जैसे 3-4 ऑप्शन इसमें दे देता है, सपोज मैं आपसे उस तरह से भी मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी 3-4 ऑप्शन वाले भी, ओके। आज तो मैंने क्लास को स्टार्ट किया है तो कोई नहीं, देख लेते हैं फिर। और आप लोग की अगर कोई क्यूरीज होगी कि नहीं इस तरीके से कुछ और, मैं करंट अफेयर्स में आई एम श्योर कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को पीछे की चीज़ों के साथ जोड़ते हुए ला करके मैं इसको आपको आगे करवाती चलूँगी, ओके। चलिए, तो ये क्वेश्चन, तो अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर चेंज करते तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली या जम्मू कश्मीर की आलिया मीर को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है ना। तो ये वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार या कुछ और भी उसके साथ 3-4 ऑप्शन दे देगा, पर्यावरण पुरस्कार, ये क्या है, वन्य जीव संरक्षण है, पर्यावरण पुरस्कार जैविकता के क्षेत्र में, इस तरह से भी। तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव संरक्षण के ऊपर, या तो क्वेश्चन में इसको पूछ दे या आलिया मीर को पूछ दे, ओके। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज ये आता है कि अंतरराष्ट्रीय जो वन दिवस है वो कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, 21 मार्च।
ओके 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के दार्शनिक हैं जिनका संबंध ये बाय मिस्टेक है किस राज्य से है। ओके किस राज्य से है। बताएं किस राज्य से है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। इनका संबंध कहां से है? कर्नाटक से है। अब इनके बारे में, ये तो 12वीं सदी के दार्शनिक हैं, ठीक है। इसके साथ साथ राजनेता, कवि, और एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये लिंगायत लिंगायत समाज, आप लोगों ने हिस्ट्री में सब में सुना होगा, जीएस में पढ़ते हैं हिस्ट्री, लिंगायत समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। और इनका एक पॉइंट और देखिएगा कि शिव जो लॉर्ड शिव हैं उनसे उनका ज्यादा मतलब एक इंटरेक्शन टाइप का, केंद्र शिव केंद्रित ये रहे। शिव केंद्र मतलब उनके केंद्र में नहीं होता कि हाँ चलो हम उस भगवान को बहुत ज्यादा एक अहमियत देना, उस तरह से इनका शिव केंद्रित एक रोल भी रहा है। ओके तो ये क्या थे? दार्शनिक है, राजनेता, कवि, लिंगायत समाज से जुड़े हुए हैं। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, लिंगायत समाज। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपके साथ सेम ये चीज दे दें। जब भी इसको अगर वो क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करेगा कि चलो 3-4 स्टेटमेंट फॉर्म में अगर दें तो वहां पे ये सारे ऑप्शन को जोड़ सकता है। अब दूसरी चीज है कि इनका जो है किस राज्य से है। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज में सुना भी होगा कि अमित शाह क्या किए, जो कर्नाटक जो राज्य जो है विधान सभा के परिसर में, ठीक है, उस एरिया में उन्होंने क्या किया है, भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपगौड़ा है ना, इनकी मूर्ति का अनावरण किया है। इनके साथ और एक कौन सा नाम आएगा? एक तो ये नाम हो गया भगवान बसवेश्वर, और दूसरा क्या नाम है? एक नाम ये है और दूसरा नाम है नाद प्रभु कैंपगौड़ा। ओके इन दोनों की मूर्ति का अनावरण किया है। दैट्स इट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संघीय मंत्रालय ने वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च की? ऑप्शन ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ओके थोड़ी मोड़ी ये सब छोटी सी चीजें ले रहे हैं, उसके लिए इतनी इशू नहीं है। बताएं क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके साथ जो सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च की गई है। तो वो मंत्री का नाम पूछ सकते हैं, कौन है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री है वो कौन है? भूपेंद्र यादव। ओके भूपेंद्र यादव। चलिए ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लाई जा रही है वो कौन सी है? वो है आपकी अरावली। ओके अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा लाया जा रहा है या किस मंत्रालय? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब अरावली से एक चीज ये बताएं कि अरावली जो है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये इस प्रोजेक्ट में कितने स्टेट को टच करने की बात की गई है? तो इस प्रोजेक्ट में 4 स्टेट हैं आपके, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। इनके 5 किलोमीटर के रेंज में
ठीक है, क्या किया जाएगा? जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि यहाँ पे भूमि क्षरण और अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है, तो उनके हरियाली के लिए क्या किया गया? ग्रीन प्रोजेक्ट है, तो वहां पर उन क्षेत्रों को क्या किया जाएगा? एक पेड़ पौधा वगैरह जो इसकी प्रोजेक्ट पे चल रही है। ओके, अरावली हरित गलियारा प्रोजेक्ट, समझ में आ गया? इस नाम से तो क्लियर है, हरित गलियारा समझ में आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? ओके, स्क्वाड्रन फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोची, कहाँ है? कोची। ठीक है, इंडियन नेवी का जो पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो कोचीन में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ी सी इश्यूज आ रही है, सो एक दो दिन आप लोग थोड़ा सा मैनेज करें, ये सही हो जाएगी फिर। ठीक है, हो सकता है संडे को उसका टेक्नीशियन ऑर्डर कर देखे। फिर किस देश ने अमेरिका के साथ मिलकर एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट ओके, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, ये होगा आपका 4C। ओके, 4C, इसे शॉर्ट रूट किया गया है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। इसको एग्जाम में हो सकता है, केवल एग्जाम में आपको उसका डिटेल पता हो कि फुल फॉर्म क्या है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि एम, AIM, और एम के बाद 4 है, न्यूमेरिकल 4, देन सी है, M फॉर सी। ओके, जो लॉन्च किया, तो कौन सा देश है जो अमेरिका के साथ मिलकर किया है? इराक, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, इसने किया है। ओके, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, वर्ड से समझ में आ रहा है, जलवायु में और स्मार्ट कृषि के लिए। ठीक है, ये एक इस प्रोजेक्ट को, इनोवेशन मिशन को एक लॉन्च किया गया है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने हाल में ही कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LPM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? सॉरी, इसरो ने हाल में कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LPM-3 रॉकेट का जो प्रक्षेपण किया है? वो कितने टोटल? 36 रॉकेट हैं, है ना, 36 रॉकेट को उसमें भेजा है। अब यहाँ पर ये बताएं कि इसरो के कौन है निदेशक, कौन है इसरो के? इसरो के निदेशक कौन है? बहुत छोटा सा एक सवाल है ये। डॉक्टर S सोमनाथ, डॉक्टर S सोमनाथ। ओके, डॉक्टर S सोमनाथ जो है वो इसरो के क्या है? निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। ओके,
टोटल कितना 36 रॉकेट को प्रक्षेपण किया गया है। अब इसमें डेट को जरूर याद रखिएगा कि कब किया गया है, 26 मार्च को कब किया गया है इसको लॉन्च कब किया गया है, 26 मार्च 2023। ये ध्यान रखिएगा, डेट पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? अजय सिंह, गगन मोहंती, विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम। अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। वर्ल्ड बैंक ने, यहाँ पे ठीक हो गई है, वर्ल्ड बैंक हो गई है, किस राज्य में स्वच्छ पेयजल 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण को मंजूर किया है? ठीक है, किस राज्य में इसने एक्सेप्ट किया है इस चीज को? स्वच्छ पेयजल 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है, बताएं। चलिए, क्या होगा इसका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को स्किप करें हम। सरकार ने अरहर की दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? कौन है इस समिति के अध्यक्ष? संजीव कुमार, राजेश कुमार, निधि खरे, दिलीप खरे। इसके अध्यक्ष हैं निधि खरे। निधि खरे को बनाया गया है जो अरहर की दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए। ठीक है, किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक। इसका आंसर होगा यस बैंक। किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंक की गारंटी, एक्चुअली ये है क्या, कभी कभी वर्ड से समझना बहुत मुश्किल होता है। क्या होगा बैंक गारंटी? हम लोग बैंक की जब गारंटी हमें देनी पड़ती तो क्या होता है, हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग अपने कुछ दस्तावेज देते हैं वहाँ पे, ठीक है, और बैंक में सेम ये चीज़ें गारंटी के रूप में क्या होती है, दस्तावेजों का ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, जो आपके स्टैंप है ना, स्टैंप को और प्लस सिग्नेचर को, यानी जो डिजिटल मुद्रांक प्लस आपके हस्ताक्षर, इन दोनों को क्या किया गया है, डिजिटली रूप से कर दिया गया, जिससे कम टाइम लगेगा। और पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो जारी की है वो यस बैंक के द्वारा किया गया है। तो ओवरऑल से इस क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइजेशन इसका किया गया है। तो आपके स्टाम्प का किया गया और आपके सिग्नेचर का किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ये बार बार मुझे हटाने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब क्या किया जाए, खैर कोई नहीं, इससे सही हो जाएगी ये भी। पब्लिक ईवी चार्जिंग है ना, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 800, 600, 60 करोड़, 700, 900, कितना होगा? इसका राइट आंसर 800 करोड़ होगा। ओके, 800 करोड़। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ताकि ये जो गाड़ियों का है ना, जो डीजल वाले गाड़ी, पेट्रोल वाले गाड़ी, इन लोगों का क्या किया जाए, थोड़ी इनको बिकता को कम किया जाए, और लोग जो हैं वो चार्जिंग वाली जो गाड़ी आजकल आ रही है, बहुत आसान से अगर समझे तो जो चार्जिंग वाली कार वगैरह आ रही है ना, कि चार्ज किया और कार चल दी, इस तरह से हम चाह रहे हैं कि नहीं, चार्जिंग स्टेशन इसीलिए स्थापित की जा रही है। ओके, किस देश ने
राष्ट्रीय जीनोम राजनीतिकरण, ओके, रणनीति शुरू की है, राजनीति नहीं है, रणनीति है ये, रणनीति। किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? पीपीटी बनाने वाले भी महान है। कितने मिस्टेक है देखिए, खैर ये मिस्टेक सुधर जाएगी, ओके। आप लोग सब मेरी क्लास को पहले भी कर चुके हैं, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब के सभी शॉर्ट आउट हो जाएंगे, ओके। वेट कीजिएगा, मंडे तक बिल्कुल क्लियर। कतर, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति को शुरू किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? संयुक्त अरब अमीरात, ओके। जीनोम रणनीति है जो मानव के जो जीनोम है उसमें इन लोगों ने क्या किया है, एक ट्रायल जो स्टार्ट किया गया है, प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? बीजिंग, मॉस्को, नई दिल्ली, अस्ताना। कहाँ होगी? नई दिल्ली। अच्छा ये बताएं कि SCO में टोटल जो है कितने देश शामिल हैं? SCO में फुल फॉर्म भी बताना पड़ेगा, संघाई सहयोग संगठन, है ना। तो बताएं कि इसमें कितने देश जो है शामिल है। इसको याद रखने का सबसे आसानी तरीका बता देती हूँ। 3, भारत चीन, तो याद रखिएगा भारत चीन रूस, और बाकी के 5 तान, 6 तान है टोटल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। तो इन सबों में अफगानिस्तान जो है इसे से केवल हटा दीजिएगा, बाकी जितने तान है 5 तान वो हो गए, 5 तान प्लस भारत, चीन और रशिया, रूस, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने हो गए? इसमें टोटल जो है वो 8 देश हैं इसमें, ओके, 8 देश हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। टोटल 8 कंट्रीज है, आसानी से याद हो जाएगा। बैठक कब हुई थी इसकी? जो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था ये SCO, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? शायद साउंड की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट ए मिनट थोड़ा चेक कर लेती हूँ, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।